नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे, जहाँ हम लोग आज बात करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 3 हिस्ट्री। क्लास 12 का एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3, जिसका शीर्षक है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। शीर्षक है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एनसीईआरटी का ये लोगो है। तो एनसीईआरटी का ही हम लोग करेंगे आज, और इसमें से मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप सबसे भी ये क्वेश्चंस शेयर करना चाहूँगी। तो आप सब इसे ज़रूर देखिए और ज़रूर इसे पूरा वॉच कीजिए इस वीडियो को, और ताकि आप सबों को भी फ़ायदा हो सके। और आप सबों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और थैंक यू आप सबों का, आप सबों के सहयोग से ही चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये एनसीईआरटी जो है, ये न सिर्फ जनरल कंपटीशन बल्कि जितने भी पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब में यूज़फुल है, इवन बीपीएससी। ठीक है। और अगर आप देखें बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये यूज़फुल होते हैं। ठीक है। और इसी तरह से आप अगर देखें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए समय नष्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा यूपीएससी का ये लोगो है। तो मेरे कहने का मतलब ये लोगो दिखाने से बस इतना ही मतलब है कि आपको यूपीएससी में भी ये काम आ रहा है। इवन अभी आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम हुआ तो नहीं है, लेकिन जब भी हो भविष्य में तो उम्मीद तो कर ही सकते हैं, आगे जो भी गवर्नमेंट का जो भी इससे संबंधित रूल आता है क्या पता क्या हो, बट हम स्टूडेंट तो इसकी उम्मीद कर ही सकते हैं। तो ये आरआरबी एनटीपीसी में जो 2019 में जो रिक्रूटमेंट आई है तो उसके लिए भी ये यूज़फुल होगी। ठीक है। और इवन आपको एसएससी में भी ये काफ़ी यूज़फुल होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। जैसा कि अभी पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, महाभारत नामक महाकाव्य में कितने श्लोक हैं। तो महाभारत नामक महाकाव्य में कुल मिलाकर 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक हैं। तो इसके आंसर्स मैंने डायरेक्ट ही लिख दिए हैं स्क्रीन पे, जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर के 1 लाख से अधिक इसमें महाभारत नाम के महाकाव्य में श्लोक हैं, और ये महाभारत जय संहिता का ही एक रूप माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत महाकाव्य की रचना कितने समय तक होती रही थी। तो महाभारत नामक ये जो महाकाव्य है हमारा, इसकी रचना लगभग 1000 वर्ष तक, यानी कि 500 ईस्वी पूर्व से पूरे 500 ईस्वी तक होती रही थी। कुल मिलाकर के ये पूरे टाइम पीरियड में 1000 वर्ष तक का समय आता है। तो इस पूरे 1000 वर्ष तक महाभारत महाकाव्य की रचना होती ही रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी एस सुख्तांकर के नेतृत्व में महाभारत का संस्करण तैयार करने का काम कब प्रारंभ हुआ। अपने इंडिया में महाभारत का संस्करण तैयार करने का काम शुरू हुआ था, उसका नेतृत्व कर रहे थे उस कार्य का, उस प्रोजेक्ट का बी एस सुख्तांकर। तो उन्हीं के नेतृत्व में महाभारत का संस्करण तैयार करने का काम शुरू हुआ था, और 1919 में यह काम शुरू किया गया था, वर्ष 1919 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस परियोजना को पूरा करने में कितने वर्ष लगे। तो कुल मिलाकर के इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लग गए दोस्तों। ठीक है, कुल मिलाकर के कितने वर्ष लगे, 47 वर्ष लग गए थे इस परियोजना को पूरा करने में। ठीक है, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इतिहासकारों को परिवार और बंधुता संबंधी विचारों के विश्लेषण से क्या जानकारी मिलती है। इतिहासकारों को परिवार और बंधुता संबंधी विचारों के विश्लेषण से क्या जानकारी मिलती है। तो इन
इतिहासकारों को परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का अगर वे विश्लेषण करते हैं कि तत्कालीन समय में लोग किस तरह के उनके परिवार थे, उन लोगों के आपसी रिलेशंस कैसे थे, तो इन संबंधी विचारों का विश्लेषण करने से इन्हें यह जानकारी मिलती है कि उस समय के लोगों की सोच किस तरह की थी। तत्कालीन समय में लोगों की सोच किस तरह की थी, तो इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में समाज में किस प्रणाली का प्रचलन था? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो समाज था, उस समय परिवार समाज में किस प्रणाली का प्रचलन था? तो उस समय जो प्रणाली चल रही थी वह थी पितृवंशिकता, मतलब कि पिता का वंशज, मतलब कि पिता का जो उत्तराधिकारी होगा वह उसका पुत्र ही होगा, पुत्री नहीं होगी। तो और पिता के नाम से ही उस परिवार का वंश का नाम आगे बढ़ेगा। तो यही प्रणाली चल रही थी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। समाज में पितृवंशिकता प्रणाली का प्रचलन था, ये कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहा जाता था? अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की जो तरीके होते थे, तो उस तरीके को क्या कहा जाता था? तो वह होता था बहिर्विवाह। ठीक है, क्या था? बहिर्विवाह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गोत्र समूह के मध्य विवाह को क्या कहते हैं? अब गोत्र के भीतर ही विवाह किए जाते थे, तब उस तरह के विवाह को क्या कहते थे? तो उसको कहा जाता था अंतर्विवाह। क्या कहते थे? अंतर्विवाह। गोत्र समूह के भीतर विवाह करने को, यानी मध्य में विवाह करने को कहते थे अंतर्विवाह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नए नगरों के उदय होने से सामाजिक जीवन में जटिलता बढ़ गई। अब नए नगरों का उदय हुआ और लोगों के बीच आदान प्रदान बढ़ा, ज़्यादा घनी आबादी हो गई। अब ज़्यादा लोग एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे, ज़्यादा लोग शिक्षित हुए और नए नए कार्य करने में कुशल लोगों की भी बहुतायत हो गई। तो इस तरह से विचारों के आदान प्रदान में भी वृद्धि हुई और जिससे क्या हुआ कि विचारों के आदान प्रदान से आरंभिक विश्वासों और परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया। अर्थात परंपरा से कोई बात चली आ रही है तो यही सत्य है, इस बात को लोग अब मानने से इनकार करने लगे। तो इसके जवाब में ब्राह्मणों ने अपने द्वारा स्थापित परंपराओं को बचाने के लिए क्या किया? यह क्वेश्चन है। तो क्या किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न धर्म सूत्रों तथा अनुशासन की रचना की, जिनमें समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताओं का निर्माण किया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? उस समय मनुस्मृति जो थी सबसे महत्वपूर्ण एक तरह का संकलन था, एक पुस्तक थी या फिर कह सकते हैं कानून की एक किताब थी। तो इसकी रचना कब हुई थी यह पूछा जा रहा है। तो इसकी रचना 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुई थी। ठीक है, उस समय की सबसे महत्वपूर्ण संकलन था यह 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मनुस्मृति का संकलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ब्राह्मणों का प्रचार सब जगह क्यों नहीं हो पाता था? अब ब्राह्मण जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे कि भाई समाज के में अमुक वर्ग के लोगों को इस तरह से रहना चाहिए, अमुक वर्ग के लोगों को इस तरह रहना चाहिए, इस जाति के लोगों को इस तरह से और इस जाति के लोगों को इस तरह से, जो इस तरह की जो बातों का प्रचार ब्राह्मणों ने किया था, तो उनकी इन बातों का प्रचार सब जगह एक तरह से नहीं हो पाता था। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि उपमहाद्वीप की क्षेत्रीय विभिन्नता, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप की क्षेत्रीय विभिन्नता इस तरह से है कि सुदूर प्रांत में बसे हुए क्षेत्र दुर्गम रास्तों से होकर के गुजरते थे, जिससे कि लोगों का आपस में कांटेक्ट, अर्थात आपस में संपर्क उतना जल्दी नहीं हो पाता था। इस वजह से ब्राह्मणों का प्रचार सब जगह नहीं हो पाता था और संचार की भी बाधाएं थी सो अलग से। ठीक है, तो इस तरह से ब्राह्मणों का प्रचार सब जगह क्यों नहीं हो पाता था? तो आंसर हो जाएगा उपमहाद्वीप की क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
12वां क्वेश्चन है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को मान्यता देते हैं? मतलब कि धर्मसूत्र जो कि ब्राह्मणों ने लिखी थी और उन्होंने धर्मशास्त्रों की भी रचना की थी, तो उन धर्मशास्त्रों में विवाह के कितने प्रकारों की को मान्यता दी गई थी? तो आंसर होगा 8, जिनमें से 4 विवाह बहुत ही मतलब कि श्रेष्ठ माने जाते थे, प्रथम 4, और प्रथम 4 जो थे जो निकृष्ट माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, गोत्रों का नामकरण किस प्रकार किया जाता था? तो गोत्रों का नामकरण वैदिक ऋषियों के नाम पर किया जाता था, जैसे कि कश्यप, वशिष्ठ, इस तरह से अलग अलग ऋषि थे और उनके नाम पर अलग अलग गोत्र बनाए गए थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, नामकरण गोत्रों के नाम के आधार पर किया जाता था, इसका प्रबल प्रमाण क्या है? तो इसका प्रबल प्रमाण होगा, मैंने आंसर भी साथ ही लिख दिया है, तो इसका प्रबल प्रमाण यह है, मतलब कि नामकरण गोत्र के नाम के आधार पर ही होता था। तो इसका सबूत हमें किस चीज़ से मिलता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि सातवाहन शासकों के नामों का गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी इत्यादि नाम जो रखे जाते थे, इन नामों को पढ़ने से हमें यह आभास होता है, यह प्रूफ मिलता है कि नामकरण गोत्रों के नाम के आधार पर ही किया जाता था। और यह नामकरण सातवाहन शासकों का किस समय का है? 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी तक का। ठीक है, तो ये हो गया, नामकरण गोत्रों के आधार पर किया जाता था। इसका प्रबल प्रमाण मिलता है कि सातवाहन शासकों के नाम जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी इत्यादि नाम रखे जाते थे। अब है, सातवाहन राजाओं के नाम उनकी माताओं से लिए गए होते थे, किंतु उनके सिंहासनों का उत्तराधिकार किसे मिलता था? अब नाम तो माता का दिया जा रहा है, लेकिन सिंहासन सिंहासन किसे दिया जा रहा है? माता को नहीं दिया जा रहा है, सिंहासन पिता को ही दिया जा रहा है। तो अर्थात सिंहासन पर तो पिता का अधिकार होता था, लेकिन माताओं का नाम वो ले सकते थे, माताओं का नाम अपने नाम के साथ लगा सकते थे। तो केवल पिता अर्थात पुरुष को सिंहासनों का उत्तराधिकार मिलता था। ठीक है, तो आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों पर विचार करें। बौद्ध ग्रंथ मौर्यों को क्षत्रिय मानते हैं, किंतु ब्राह्मण निम्न कुल का, ब्राह्मण जो है वो निम्न कुल का मानते हैं मौर्यों को, ब्राह्मण ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ क्षत्रिय मानते हैं, और शुंग, कण्व और सातवाहन ब्राह्मण कुल के थे। अब पूछ रहा है उपरोक्त में से सत्य कथन चुनिए, कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही, और बी कह रहा है केवल 1 और 2 सही, और सी कह रहा है केवल 2 सही, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, तो हाँ ये रहा, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, जिसमें आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। अर्थात बौद्ध ग्रंथ मौर्यों को क्षत्रिय मानते हैं, तो यह सही है, लेकिन ब्राह्मण उनको निम्न कुल का मानते हैं, मौर्यों को। ठीक है, मौर्य मूड़ा नाम की स्त्री से जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, इस वजह से उसका वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा और चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस वजह से ब्राह्मण मौर्यों को निम्न कुल का मानते हैं, जबकि शुंग, कण्व और सातवाहन ब्राह्मण कुल के थे, ऐसा माना जाता है। जो भी हो, तो जैसा कि ग्रंथों में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से सत्य कथन चुने। सत्य कथन चुनना है आपको। तो वास्तव में राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता का उपभोग किसी के लिए निर्बाध नहीं था, हर व्यक्ति राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता था, अर्थात सिंहासन का उत्तराधिकारी हो सकता था, मतलब कि शासन में आ सकता था, जो कि समर्थन और संसाधन जुटा सके, अर्थात जनता का समर्थन और आवश्यक संसाधन जुटा सके। और दूसरी शर्त थी
राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। यह जरूरी नहीं था कि जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा वही राजा बनेगा। तो ये हो गया इसका अर्थ। और तीसरा कह रहा है शकों को ब्राह्मणों ने मलेच्छ, बर्बर तथा अन्य देशीय कहा है, किंतु शक संस्कृतीय परिपाटी जानते थे। ब्राह्मणों ने शकों को क्या कहा है? मलेच्छ कहा है, बर्बर कहा है और अन्य देशीय कहा है, अर्थात अन्य देश के थे। तो किंतु शक जो थे यह संस्कृतीय परिपाटी जानते थे, अर्थात जो संस्कृत की जो संस्कृत का जो परंपरा थी, संस्कृतीय परंपरा अपने उपमहाद्वीप में, तो वह परंपरा वे जानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, यह चुनना है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, जिसका 1 तो सही है। वास्तव में राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके, लेकिन यहाँ पर राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। ठीक है, और ये 3 शकों को ब्राह्मणों ने मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय कहा, किंतु शक संस्कृतीय परिपाटी जानते थे। तो 1 और 3 सही होगा, और 2 जो है ये कह रहा है कि 2 गलत होगा। ठीक है, 2 गलत होगा और 1 और 3 सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है। अनूठा ब्राह्मण कहा है सातकर्णी ने, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने। और दूसरा है कि सातवाहन ब्राह्मणीय परंपरा की चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा को बनाए रखने का दावा करते थे। मतलब कि सातवाहन कहते थे कि हमने ब्राह्मणों के द्वारा जो चतुर्वर्ण की जो परंपरा बनाई गई है या व्यवस्था बनाई गई है, इसकी जो मर्यादा उन्होंने बनाए रखी है, उसको हम लोग बनाए रखे हुए हैं, इस बात का वो दावा करते थे। किंतु उन्होंने शक के परिवारों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए थे। अब ब्राह्मण तो शक को मलेच्छ मानते थे, बर्बर मानते थे, अन्य देशीय मानते थे, लेकिन उन्होंने सातवाहनों ने शकों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार शक निम्न वर्ग के थे। तो कह रहा है इस प्रकार वे अंतर विवाह प्रणाली का पालन करते थे। इस प्रकार वे अंतर विवाह प्रणाली का पालन करते थे। तो पूछ रहा है इनमें से उपरोक्त में से क्या सही है। तो ए कह रहा है 1 और 2, बी कह रहा है 1 और 3, सी कह रहा है 2 और 3 और डी कह रहा है तीनों। तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें है तीनों। तीनों इसमें हमारा सही है। सॉरी, तीनों है हमारा इसमें सही। यह है गौतमीपुत्र से सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है, बिल्कुल यह भी सही है। और सातवाहन ब्राह्मणीय परंपरा की चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा को बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु उन्होंने शक के परिवार के साथ विवाह संबंध स्थापित किए थे, यह भी सही है। और इस प्रकार वे अंतर विवाह प्रणाली का पालन करते थे, तो यह भी सही है। ठीक है, अंतर विवाह और बहिर्विवाह, बहुड़ विवाह नहीं, बहिर्विवाह। अंतर विवाह का अर्थ था गोत्र के अंदर विवाह और बहिर्विवाह का अर्थ था गोत्र के बाहर विवाह। तो अंतर विवाह प्रणाली का सातवाहन जो है पालन करते थे। तो यह हो जाएगा, तीनों सही है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुने। पहली शर्त है वर्ण जहाँ 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। ठीक है, जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी, तो सही है ये, तो हमारा सही हो जाए, ये हमारा सही है। और आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मणीय व्यवस्था कर जहाँ कहीं भी नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। ब्राह्मणीय व्यवस्था से अलग जहाँ कहीं भी नए समुदाय उनको मिले ब्राह्मणीय व्यवस्था को, तो उन्होंने उनका वर्गीकरण जाति में कर दिया। तो इनमें से पूछ रहा है कि सत्य क्या क्या है। तो सत्य है ऑप्शन दे रहा है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर जो हमारा होगा यह दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग
कह रहा है वर्ण जहाँ 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। बिल्कुल यह सही बात थी। और ब्राह्मणीय व्यवस्था में जहाँ कहीं भी नए समुदायों से उनका आमना-सामना हुआ, उनका जाति में उन्होंने वर्गीकरण कर दिया, तो दोनों ही कथन जो है सत्य है और इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा दोनों। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सॉरी सी, जिसमें कि 1 और 2 दोनों सही कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 19 पढ़ा है, ठीक है, 19 के बाद हाँ 20। समान जाति समूह जो एक ही व्यवसाय करती थी किस संगठन में संगठित किया जाता था? समान जाति समूह जो कि एक ही तरह का व्यवसाय करती थी किस समूह में संगठित किया जाता था? तो उनका संगठन किया जाता था श्रेणियों के रूप में, और उनको इस प्रकार के मतलब कि समान जाति समूह के और समान व्यवसाय के समूहों को श्रेणी के रूप में संगठन किया जाता था और इनके संगठन को कहते थे श्रेणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। 5वीं शताब्दी ईस्वी का मंदसौर अभिलेख किस श्रेणी का वर्णन करता है? 5वीं शताब्दी ईस्वी का मंदसौर अभिलेख किस श्रेणी का वर्णन करता है? तो राइट आंसर होगा रेशम बुनकरों की यह एक श्रेणी थी। मंदसौर अभिलेख में इसका वर्णन है। यह थी रेशम बुनकरों की श्रेणी, जो कि लाट, गुजरात में लाट नामक स्थल है, जगह का नाम है लाट, जो कि लाट से मंदसौर, मंदसौर एमपी में पड़ता है, तो एमपी चले गए थे। तो यह 5वीं शताब्दी ईस्वी का मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन है, जो कि लाट से मंदसौर चले गए थे। उस समय मंदसौर को क्या कहा जाता था? जिस समय 5वीं शताब्दी ईस्वी में जिस समय रेशम बुनकरों की श्रेणी लाट से मंदसौर गई थी, तो उस समय मंदसौर को क्या कहते थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा, उस समय दशपुर कहा जाता था। दशपुर, क्या कहते थे? दशपुर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है श्रेणी की सदस्यता के लिए क्या आवश्यक था? तो श्रेणी की सदस्यता के लिए आवश्यक था शिल्प में विशेषज्ञता की। शिल्प में विशेषज्ञता आवश्यक थी किसी भी श्रेणी की सदस्यता के लिए, अर्थात कोई भी श्रेणी समान जाति और समान व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करती थी, तो उस किसी भी पर्टिकुलर श्रेणी में मेंबरशिप लेने के लिए उस पर्टिकुलर श्रेणी की शिल्प में विशेषज्ञता होनी आवश्यक थी किसी भी व्यक्ति के मेंबरशिप के लिए। तो आंसर हो जाएगा शिल्प में विशेषज्ञता की। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 24। यह आवश्यक नहीं था कि श्रेणी के सभी सदस्य समान रूप से व्यवसाय ही कर रहे हों। तो यहाँ यह बिल्कुल सही था कि सभी समान रूप से व्यवसाय ही कर रहे थे, यह आवश्यक नहीं था, कुछ अन्य व्यवसायों में भी लगे हुए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ब्राह्मणीय विचारों से अप्रभावित समुदायों को संस्कृत साहित्य में क्या कहकर वर्णन किया गया है? ब्राह्मणीय विचारों से अप्रभावित समुदायों को संस्कृत साहित्य में कहा गया है असभ्य, म्लेच्छ, ठीक है, असभ्य कहा गया है, म्लेच्छ कहा गया है, पशुवत कहा गया है, राक्षस कहा गया है। तो ये सब नामों से उनको अलंकृत किया गया है। ठीक है, ब्राह्मणीय विचारों से अप्रभावित समुदायों को, जो कि ब्राह्मणीय विचारों को नहीं मानते थे, वैसे समुदायों को संस्कृत साहित्य में असभ्य, म्लेच्छ, पशुवत यानी कि पशु के समान और राक्षस इत्यादि नाम दिए गए थे। अब है शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को क्या कहा जाता था? जो भी व्यक्ति शवों के अंतिम संस्कार वगैरह करते थे, अंत्येष्टि करते थे और मृत पशुओं को छूते थे, अर्थात उठा करके फेंकना, जैसे सड़क पे मरा पड़ा है कोई पशु, कोई जानवर, तो उसे उठा करके फेंकना, तो यह सब कार्य जो वर्ग किया करता था, जो कोई भी समाज का समूह या वर्ग, तो उनको चांडाल कहा जाता था। उस समय क्या कहते थे? चांडाल कहते थे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 27। समाज में सबसे निम्न कोटि में किसे रखा जाता था? तो समाज में सबसे निम्न कोटि चांडालों को रखा जाता था। क्यों? क्योंकि वे मृत पशुओं को और मृत व्यक्तियों को छूते थे, उनकी अंत्येष्टि करते थे, इस वजह से, जो कि नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन उस समय उन्हें निम्न कोटि का माना जाता था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। बौद्ध भिक्षु फाहियान का कहना है कि उन्हें सड़क पर चलते हुए
करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। यह किन सामाजिक वर्ग के बारे में कहा गया है? एक सामाजिक वर्ग होता था जो कि उनको एक करताल दिए जाते थे कि वे जब भी बाहर निकलें तो करताल बजाते हुए चले, ताकि दूसरे लोग उस करताल की आवाज़ सुन करके अपना मुंह घुमा ले और उन्हें देखने के दोष से बच जाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इन वर्गों को देख लेने से भी मतलब कि पाप लगता था, और इस वजह से उन्हें करताल बजाना अनिवार्य किया गया था। तो ये थे अस्पृश्य अथवा चंडालों के बारे में यह कथन कहा गया है। तो ये थे अस्पृश्य और चंडाल, अर्थात अछूत और चंडाल के बारे में कहा गया। तो ये चंडाल वर्ग होते थे, इन्हें करताल बजा करके अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 29। समाज में जाति अथवा वर्ग को क्या स्थान अथवा प्रतिष्ठा दी जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता था कि सामाजिक संसाधनों पर उसका कितना नियंत्रण है। समाज में किसी भी जाति अथवा वर्ग को किस तरह का स्थान दिया जाएगा, कितनी उससे इज्जत दी जाएगी, यह किस बात पर निर्भर करती थी? तो इस बात का मापक ही यही था कि सामाजिक संसाधनों पर उसका नियंत्रण कितना है, अर्थात कम है या ज़्यादा है। जिसके पास अधिक संपत्ति उसे अधिक प्रतिष्ठा, जिसके पास कम संपत्ति कम संसाधन उसे कम प्रतिष्ठा। तो यह मापदंड था समाज में किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और स्थान को। ठीक है, आगे है स्त्री धन से क्या तात्पर्य था? तो स्त्री धन से तात्पर्य था विवाह के समय उपहार में मिले विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। स्त्रियों को बाकी अन्य किसी भी वस्तु में, किसी भी संपत्ति में हिस्सा या हिस्सेदारी या स्वामित्व नाम की चीज नहीं मिला करती थी। केवल विवाह के समय जो उपहार दिए जाते थे वर अथवा वधू पक्ष की तरफ से, केवल उन्हीं उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व होता था और उन उपहारों को ही स्त्री धन कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कि ब्राह्मण भी था और वणिक भी था। वणिक का अर्थ होता है व्यापारी, अर्थात ब्राह्मण भी था और व्यापारी भी था, पंडित भी था, व्यापारी भी था। तो यह वर्णन है मृच्छकटिकम में, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, मृच्छकटिकम ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, मृच्छकटिकम। हाँ, 32 नंबर क्वेश्चन, वेनसांग के अनुसार वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। वधिक अर्थात वध करने वाले, और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। और मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सर्वाधिक अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता था। और बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया। अब पूछ रहा है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो हमारा इसमें से सत्य कथन जो हम चुनेंगे, तो ये ह्वेनसांग के अनुसार वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। सॉरी, इसमें से असत्य कथन कौन है ये चुनना है। तो असत्य कथन है इसमें से, सत्य तो ये है ह्वेनसांग के अनुसार वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है दूसरा वाला कि मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सर्वाधिक अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता था, तो यह भी सही है। ठीक है, और तीसरा जो है बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया, तो यह नहीं था। बौद्धों ने सामाजिक प्रतिष्ठा जन्म के आधार पर सिद्ध जो होती थी उसको मानने से इनकार कर दिया था। तो इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा केवल 3। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है महाभारत की रचना 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य की गई थी। महाभारत की रचना 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य की गई थी। और दूसरा है कथन कि पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन कराया, बिल्कुल यह भी सही है।
और तीसरा कह रहा है महाभारत की कथा का केंद्र कुरु तथा पांचाल नामक राज्य थे। ठीक है, तो ये 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं यह पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, मतलब कि तीनों ही सत्य हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों ही सत्य हैं। अर्थात पुरातत्व सॉरी महाभारत की रचना 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य की गई थी, बिल्कुल सही। अब ये हमने शुरू में ही पढ़ा है इसे, तो ये भी सही है। पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन कराया, यह भी सही है। महाभारत की कथा का केंद्र कुरु और पांचाल नामक राज्य थे, ये तीनों ही सही है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा तीनों, 1, 2 और 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह बहुपति विवाह का एक उदाहरण है। बहुपति विवाह उस समय किए जाते थे, तो इसका एक एग्जाम्पल है द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह। और युद्ध अथवा संकट के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। ठीक है, बहुपति प्रथा को अपनाया गया, यह भी सही है, दोनों ही सही है। और हिमालय क्षेत्र में आज भी बहुपति विवाह प्रचलन में है। हाँ बिल्कुल, हिमालय क्षेत्र में अभी भी है। और तत्कालीन समय और बाद के कालों में बहुपति प्रथा का विरोध और समर्थन दोनों ही देखे जाते हैं। हाँ, तत्कालीन समय में भी इस विवाह प्रथा का विरोध भी हुआ था और समर्थन भी किए गए थे। तो इनमें से सभी कथन सत्य हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक उपयुक्त चारों। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसा कि ऑप्शन डी है राइट आंसर हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ माना गया है। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ माना गया है, क्यों पूछ रहा है, क्यों? तो इसका राइट आंसर है क्योंकि बाद के लेखकों ने भिन्न भिन्न भाषाओं में लेखन एवं पुनर्व्याख्या की परंपरा को जारी रखा। अर्थात महाभारत का जब लेखन समाप्त हो गया तो उसके बाद भी के समय तक भी एक्चुअली उसका समापन नहीं हुआ। उसके खंडों की आगे लंबे समय तक उसका लेखन चलता रहेगा और अभी भी चल ही रहा है। उसके खंडों पर अनेक तरह से टीकाएं की जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। तो इसीलिए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ माना गया है, क्योंकि बाद के लेखकों ने भिन्न भिन्न भाषाओं में लेखन एवं पुनर्व्याख्या की परंपरा को जारी रखा। ठीक है, अब इस तरह से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीएस सुकथांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की शुरुआत हुई। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की शुरुआत हुई। और कह रहा है सातवाहनों के अभिलेख पारिवारिक तथा वैवाहिक रिश्तों की जानकारी प्राप्त करने में मददगार है। अगर हम वैवाहिक और पारिवारिक रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं तो सातवाहनों के अभिलेखों से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो इसकी जानकारी देने में सातवाहनों के अभिलेख काफ़ी हद तक मददगार हैं। तो इसमें राइट आंसर कह रहा है कि कौन से सही हैं, ये चुनिए। तो मेरे ख्याल से इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, वीएस सुकथांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की शुरुआत हुई और सातवाहनों के अभिलेख पारिवारिक तथा वैवाहिक रिश्तों की जानकारी प्राप्त करने में मददगार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो कि ये चैप्टर 4 का हो जाएगा, आप सुनते रहिए, देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को, और साथ ही प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी मेहनत आपको अगर अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए मुझे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू। इसी तरह से मेरा हिम्मत बढ़ाते रहिएगा। थैंक्स।